हेलो स्टूडेंट, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सीएफटी पढ़ रहे थे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और उसके थ्रू हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का आइडिया ले रहे थे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे स्प्लिटिंग होता है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे स्प्लिटिंग होता है। और इस स्प्लिटिंग के थ्रू इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का आइडिया लिए थे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आइडिया हम लोग लिए थे, और हम कहे थे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट जाते हैं, T2G और EG ऑर्बिटल्स में। याद होगा हमने कहा था कि T2G और EG ऑर्बिटल्स जो हैं उसमें T2G और EG, तो T2G का एनर्जी लेवल कम होता है और EG का एनर्जी ज़्यादा होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, जो स्प्लिट करके बताए थे। जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उल्टा हो जाता है, EG नीचे होगा, कम होगा एनर्जी, और T2G का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। ये हमने बात डिस्कस करी थी। अब इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्या एप्लीकेशन होगा, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं। तो वहाँ जो ड्रॉबैक्स रहा था, याद होगा किसका, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये नहीं बता पाया कि क्यों लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और क्यों हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो पहला बात तो हम ये इस चीज को समझेंगे कि हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का अगर फॉर्मेशन होता है तो होने का कारण क्या है। तो याद होगा हम लोग समझे थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग के लिए जितना एनर्जी की आवश्यकता होगी उसको हम लोग पेयरिंग एनर्जी बोलेंगे, और वो एनर्जी उसको हम P से डिनोट करते हैं। सिंपल सा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द electrons of d orbital, electrons of d orbital against Hund's rule is called, इस एनर्जी को हम पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करेंगे P से। ठीक है, तो यहाँ अब दो केस होगा। केस वन, पहला केस, अब इस चीज को गौर करो। केस वन, अगर CFAC ऑफ ऑक्टाहेड्रल, इसको क्या बोलेंगे? डेल नॉट। डेल हो गया CFAC और नॉट का मतलब हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये अगर ग्रेटर देन P होगा, मतलब जहां पे ये डेल नॉट क्या हो गया, तो वेयर हम यहां मेंशन कर दे रहे हैं, वेयर डेल नॉट हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का CFSE डेल नॉट हो गया। और जबकि P हम जानते हैं, यह P क्या है? P पेयरिंग एनर्जी है। तो अगर CFSE जो है ये अगर ज्यादा है, सिंपल इस बात को समझो, अगर CFSE ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो स्वाभाविक है यहाँ क्या होगा? फोर्सली पेयर्ड हो जाएगा। और जब फोर्सली पेयर्ड हो जाएगा इस कारण से देन, तो उस केस में क्या होगा? देन पेयरिंग जो होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। और अगर पेयरिंग हो जाएगा इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, और पेयरिंग होने के कारण से इलेक्ट्रॉन जब पेयर हो जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे तो स्वाभाविक है क्या होगा? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे तो उसका स्पिन क्या होगा? कम होगा। तो इस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, और इसके कारण से क्या बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो बना, कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोड्यूस होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड।
क्लियर है बात? ये बात समझ में आ गया? इसका मतलब हम समझेंगे कि अगर ये ज्यादा है, इसका मतलब है कि हमारा लिगेंड जो है, लिगेंड हमारा जो है CFAC ज्यादा है, मतलब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो हम एक लाइन में दिमाग में रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो हमारे होते हैं, जिसका CFAC ज्यादा होगा, वो फॉर्म करते हैं फॉर्म्स, क्या फॉर्म करेंगे? फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जबकि यही बात अगर हम यहां से ये कर ले, दूसरी बात हम ये कर ले केस 2, तो केस 2 हमारा जो होगा, केस 2 अगर पेयरिंग एनर्जी जो है, मतलब डेल नॉट जो है वो लेस देन P हो गया, तो लेस देन P हो गया, इसका मतलब ये है कि CFAC का मैग्नीट्यूड कम है, और CFAC का मैग्नीट्यूड अगर कम है, इसका मतलब है कि वो वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वहां पेयरिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस बात को जिक्र करते हैं। तो ये अगर कम है, इसका मतलब है कि पेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन का है, मतलब सिंपल इस दोनों बात को समझो, इसमें क्या हुआ? पेयरिंग हुआ, उसमें पेयरिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और जो लिगेंड है वो उसके पास वो उतना एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारे लिगेंड्स हैं वो मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। और जब पेयरिंग नहीं होगा, इसका मतलब है कि यहाँ क्या बनेगा? तो यहाँ पे हाई स्पिन, मतलब ये नॉट पॉसिबल एगेंस्ट हुन्स रूल, एगेंस्ट हुन्स रूल के एगेंस्ट जाके कहीं भी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात? तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारा जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा कौन सा है? जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है। कौन है? वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो अगर पेयरिंग नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। यहाँ पे मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे d ऑर्बिटल्स में, इन d ऑर्बिटल्स, हेंस फॉर्मिंग, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? फॉर्मिंग कौन सा लिगेंड? तो ये हमारा फॉर्म करेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्पिन का मतलब ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम समझ पा रहे हैं, यहाँ पे एक बात हम दिमाग में रखेंगे कि CFAC कम है, मतलब CFAC का एनर्जी कम है, मतलब CFAC का मैग्नीट्यूड कम है, मतलब लिगेंड हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। इसका मतलब यह है कि अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वीक फील्ड लिगेंड कभी भी पेयरिंग नहीं कर पाएगा, और इस कारण से ये क्या करेगा? तो फॉर्म्स क्या? ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब हम समझते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। जबकि अगर हम यहां बात करेंगे तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या बनेगा? तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो पहला इसका एप्लीकेशन, एक्चुअली हम बात करना क्या चाह रहे हैं? तो हमने बात करी किसकी? तो एप्लीकेशन क्या है? एक्चुअली में हम बात करना चाह रहे थे एप्लीकेशन, हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्या एप्लीकेशन होने वाला है, यही बात हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अंडरस्टूड हो गया? एक बार फिर से समझ जाओ। ये एप्लीकेशन में पहला बात आया कि अगर पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम पेयरिंग एनर्जी कहेंगे, P से डिनोट करेंगे। तो अगर CFAC का मैग्नीट्यूड अगर P से ज्यादा है तो ऑब्वियसली पेयरिंग होगा, और पेयरिंग होगा इसका मतलब ये है कि हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लेकिन अगर डेल नॉट का मैग्नीट्यूड अगर कम है, इसका मतलब है कि वहां वीक फील्ड लिगेंड है वो, और वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो पहला बात हो गया डिटर्मिनेशन, पहला एप्लीकेशन हो गया कि डिटर्मिनेशन ऑफ
डिटर्मिनेशन ऑफ लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ, इसकी बात हो गई। ये बात सबको समझ में आ गया। दूसरा इसका एप्लीकेशन हमारे पास है, वो है कलरेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरी बात इसमें आएगी, फर्स्ट बात तो समझ में आ गई, दूसरी बात आएगी कलरेशन। कलरेशन ऑफ मतलब कलर की बात करेंगे, कलरेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कलरेशन प्रोवाइड करेगा, हम इस बात के जिक्र की तरफ मूव कर रहे हैं कि हाउ द कंपाउंड बिकम्स कलर्ड। तो कलर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इस बात को ऐसे समझेंगे कि हमारे पास जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड के अप्रोच के कारण से डी ऑर्बिटल दो डिफरेंट सेट्स में टूट गए। ठीक है, अब दो डिफरेंट सेट में टूटे हुए हैं और एनर्जी ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन लोअर वाले ऑर्बिट में पड़ा हुआ है, ठीक है, और लोअर ऑर्बिट में पड़ा है तो बाहर से जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के वहां पे चला जाएगा। तो जब इस रीजन से उठ के वहां जाएगा तो जितना एनर्जी लेना था उतना एनर्जी लेके वहां से वहां पहुंच गया, तो वो एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो गया, तो जो वो एब्जॉर्ब होकर खत्म हो गया, लेकिन जो बचा हुआ एनर्जी जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया वो कलर के रूप में इंपार्ट हो जाएगा और वो कॉम्प्लेक्स कलरेशन प्रोवाइड करेगा। और इस इलेक्ट्रॉन का एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में शिफ्ट होने को ही हम डी ट्रांजिशन कहते हैं। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि द complex compound are colored due to the fact that they shows the phenomena of DD transition। समझ में आ रही बात? तो हम एक लाइन में पहले इसको मेंशन करते हैं क्या, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड shows the phenomena of कलरेशन ड्यू टू किसके कारण से, तो ये कलरेशन देने का कारण ये फिनोमेना ऑफ कलरेशन ड्यू टू किसके कारण से, तो वो है ड्यू टू द फैक्ट दैट दे शोज द फिनोमेना ऑफ व्हाट, फिनोमेना ऑफ कलरेशन ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। एक टर्म आएगा हमारे पास डीडी ट्रांजिशन। अब बात आता है ये डीडी ट्रांजिशन होता क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। डीडी ट्रांजिशन क्या है, तो हम जानते हैं कि अप्रोच इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब हमको क्या पता है, थोड़ा सा हम डीडी ट्रांजिशन को एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हाट इज डीडी ट्रांजिशन, ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, व्हाट इज डीडी ट्रांजिशन। तो डीडी ट्रांजिशन क्या है इस बात को समझो, तो कहता है कि व्हेन, चाहे ड्यू टू अप्रोच ऑफ लिगेंड, हम जानते हैं ड्यू टू अप्रोच ऑफ ligands d orbital of central atom splits into two different sets that is T2G and EG orbitals। ठीक है, देखो इस बात को, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए यहां पे इस बात को हम समझाते हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही ले लेते हैं एक, और इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, यहां पे दो डिफरेंट सेट्स आ गए, T2G और EG। ठीक है, ये T2G ऑर्बिटल्स हैं, T2G ऑर्बिटल्स और EG ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो इनके बीच का जो एनर्जी का जो डिफरेंस है, ये जो एनर्जी डिफरेंस आया, ये हमारा क्या है, डेल नॉट है। ठीक है, ये क्या है, डेल नॉट है। तो स्वाभाविक है अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा हुआ है, ये हो गया T2G ऑर्बिटल और ये हो गया हमारा EG ऑर्बिटल, यहां T2G का एनर्जी कम है और EG का एनर्जी ज्यादा है। तो अगर ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉन, कहता है कि अगर ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और वो कॉम्प्लेक्स बाहर से एनर्जी ले लिया, तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और वो T2G से कूद के EG में चल जाएगा। तो T2G से EG में जाने में वो सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक
ठीक है। और जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो जिसको एब्जॉर्ब किया वो किया हायर में जाने के लिए, और जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया वो कलर के रूप में इंपार्ट हो जाएगा। तो ये जो कलर के रूप में इंपार्ट होना जो हुआ, मतलब जो कलर के रूप में इंपार्ट हुआ उसी प्रोसेस को, और किसके कारण से, डी में, इलेक्ट्रॉन डी का डी में जाने से, सो इसी को डी ट्रांजिशन कहते हैं। तो हम पहले इसको डिफाइन करते हैं फिर समझते हैं। दो डिफरेंट सेट है। तो कहता है कि इफ, यहां पे इस बात को हम समझा दें, इफ इलेक्ट्रॉन जो है, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन T2g orbital in their ground state, when complex is exposed to the radiant energy of visible range, radiant energy of visible range, radiant energy of visible range, certain wavelength of light is absorbed by ground state electron and get excited एनर्जी ले लेगा और get excited and jumps to EG orbital. The rest wavelength of light is transmitted in the form of color, and hence complex becomes colored. ये बात समझ में आ रहा है? This coloration is due to transition of electron from lower d set to higher d set of energy, This transition is called इसी ट्रांजिशन को हम is called DD ट्रांजिशन। तो एक लाइन में तुमको बोलना है कि DD ट्रांजिशन के कारण से ही कंपाउंड जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे फिर से इस बात को थोड़ा सा हम समझा दें, क्या होगा वो समझो। क्या होगा तो DD ट्रांजिशन कहता है कि जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है d ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं दो डिफरेंट सेट में। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2g और EG, एनर्जी का डिफरेंस डेल नॉट है, तो अब उतना एनर्जी का तो डिफरेंस है। तो कहता है जब इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये मॉलिक्यूल जो है वो अगर बाहर से एनर्जी लिया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ एनर्जी लेके कूद के जंप करके ऊपर चला जाएगा। तो जंप किया तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, एक डी से दूसरे डी में जाने को हम DD ट्रांजिशन, एक सेट से दूसरे सेट में गया डी के, इसको DD ट्रांजिशन बोलते हैं। और इस DD ट्रांजिशन के कारण से क्या हुआ कि सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करके DD ट्रांजिशन हो गया।
तो जो एब्जॉर्ब हुआ तो हुआ, और जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वही जो है वो कलरेशन के रूप में यहाँ क्या हुआ, इम्पार्ट हो गया। और ये जो कलरेशन के रूप में इम्पार्ट हुआ इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डी ट्रांजिशन बोलेंगे। वही हम लिख दिए हैं कि इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन T2 ऑर्बिटल्स, T2g ऑर्बिटल्स in their ground state when complex is exposed to the ground state and complex is exposed to the radiant energy of visible range, central wavelength of light is certain wavelength of light, ये certain wavelength of light, certain wavelength of light is if electron is present in T2g orbital in their ground state and complex is exposed to the radiant energy of visible range, ये range है visible range, certain wavelength of light is absorbed by ground state electron and get excited, और वो एनर्जी लेके क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, and jumps to EG orbital, कूद के EG में चला गया। The rest wavelength of light is transmitted into the form of color and hence complex becomes colored. This coloration is due to the transition of electron from lower d set to higher d set of energy. This transition is called dd transition. एग्जाम्पल के लिए एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं TiH2O होल 6 Cl3, ये कॉम्प्लेक्स -3 इसके ऊपर +3, तो टाइटेनियम +3 तो इधर 0 इसके ऊपर +3 चार्ज हो गया। टाइटेनियम का क्या हो गया, इसका हो गया, टाइटेनियम का कितना हो गया 22, ठीक है 22 है। तो इसमें अगर हम देखेंगे और इसमें समझेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 और 3d3, ये हमारा 3d2 हो गया, सॉरी 3d2। अब यहां से जब हम Ti+3 बनाएंगे, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 मतलब 4s0 और 3d1, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहां से अगर इस कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो देखो यहां क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स है यहां पे अगर हम जाएंगे तो टाइटेनियम हो गया, ये हमारा टाइटेनियम है। तो टाइटेनियम का d और ऑर्बिटल्स जो हमारे पास है 4s हो गया 0 d1, ये है d1। यहां से अगर हम जाएंगे तो d1 ऑर्बिटल्स है, तो d1 हो गया यहां पे, ठीक है, और 4s 0 है, ठीक है। D1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 0 है। तो यहां से जब कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो 2 डिफरेंट सेट में ये टूटा हुआ है, ठीक है। अब 2 डिफरेंट सेट में अगर ये टूटा हुआ है तो यहां पे होगा क्या वो देखो। तो इसमें जो D1 ऑर्बिटल है 1 इलेक्ट्रॉन है, वो बेसिकली प्रेजेंट कहां है वो देखो। तो वो ये जो 2 सेट्स ऑफ एनर्जी है थोड़ा ऑब्जर्व करो, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 4s0 3d1 है, तो इस 3d का ये जो हमारा हो गया T2g ऑर्बिटल और ये हमारा हो गया EG ऑर्बिटल, और यहाँ पे ये हमारा हो गया EG ऑर्बिटल, और यहाँ पे जो एनर्जी का डिफरेंस अगर हम देखें तो ये हमारा कौन सा है, ये डेल नॉट है, ठीक है। तो अगर हम बाहर से इसको एनर्जी दे देते हैं, ठीक है, गौर करो और समझो, जब हम एनर्जी दे देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर से, और ये एनर्जी जो है ये ब्लू ग्रीन रीजन का, अगर रीजन का लाइट अगर हम दे देते हैं, ब्लू ग्रीन रीजन का एनर्जी जो है लाइट एनर्जी, जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये इसका ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट में होने के कारण से जब ये एनर्जी लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंच जाएगा, और जब यहाँ पहुंचने के कारण से ये स्प्लिटिंग किसके कारण से हुआ है, तो स्प्लिटिंग होने का कॉज जाता है किसको, तो वो जाता है वाटर को। अब जैसे ही ये स्प्लिटिंग हुआ, इसमें हुआ क्या वो देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया,
और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप करके गया है तो वो देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहां, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G1, ग्राउंड स्टेट में इसका T2G1 और Eg0 था कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। ये कहां पे है, ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ग्राउंड स्टेट का। जबकि यही जब हम एक्साइटेड स्टेट में चले गए तो T2G यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां गया, क्यों, वो ब्लू ग्रीन रीजन के एनर्जी को लिया, और जब यहां इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो ये हो गया T2G0 हो गया, और Eg में एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया T2G, ये हो गया T2G0, और Eg में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और इसके एब्जॉर्ब होने के कारण ये एक्साइटेड स्टेट का कहानी है, और जो एब्जॉर्ब हुआ सो एब्जॉर्ब हुआ, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो पाया डेफिनेटली वो हमारा क्या होगा, वो कलर इंपार्ट करेगा, और वो जो इंपार्ट करेगा कलर ये वायलेट कलर का होगा कॉम्प्लेक्स, क्या होगा, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होगा। इसका मतलब हम ऐसे समझें कि जब हम ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में ये जो टाइटेनियम की बात अगर कर रहे हो तो Ti+3 ये ग्राउंड स्टेट में होगा, ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, ये कलरलेस होगा, कलरलेस होगा। इसको ऐसे समझो तो TiH2O6+3 इसको स्ट्रांगली हीट कर देंगे तो ये टूट के कन्वर्ट हो जाएगा Ti+3, और वाटर जो है, वाटर वेपराइज होके यहां से अगर बाहर निकल गया तो ये कॉम्प्लेक्स ग्राउंड स्टेट में एज इट इज रह गया, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में जब है तो ये क्या रहेगा, ये कलरलेस होगा, ये हमारा जो होगा ये कलरलेस होगा, ये कलरलेस होगा, ठीक है। जबकि यही अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया है TiH2O6+3, ये कलर एब्जॉर्ब किए हुए है, और कलर एब्जॉर्ब किए हुए है मतलब ये ब्लू ग्रीन का एब्जॉर्ब कर लिया, हायर ट्रांजिशन स्टेट में चला गया, इसके कारण से ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, ये वायलेट कलर का हो जाएगा। तो ये बात याद रखेंगे, ये वायलेट कलर किसके कारण से हुआ, तो हम एक लाइन में कहेंगे ड्यू टू डी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करने के कारण से ये डी ट्रांजिशन हुआ है। सिमिलरली जब हम बात करेंगे, यहीं पे एक एग्जांपल से और तुमको समझा दे, सिमिलरली जब हम बात कर रहे होंगे किसका, तो अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्या है, ये कलरलेस होता है, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज कलरलेस, क्यों, क्योंकि यहाँ Cu+2 जो है वो कहाँ होता है, ये ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट में है तो वहाँ स्प्लिटिंग नहीं हुआ तो उसका इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह नहीं गया है, इस कारण से ये कलरलेस है। लेकिन वही चीज जब वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में चला गया CuSO4.5H2O, तो ये जो हमारा है ये कॉम्प्लेक्स बनाया, लाइट रेज पास किया, तो पास करने के कारण से डी ट्रांजिशन हुआ, और इस कारण से ये क्या हो गया, ये ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। अच्छा, एक बात और कलरेशन से ही रिलेटेड हम एक बात समझेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई कॉम्प्लेक्स है, वो सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके लिए वो हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर इंपार्ट करता है। तो एक बात को हम मेंशन कर दे रहे हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स, इफ एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स certain wavelength of light, then it emits always a complementary color का मतलब जो एब्जॉर्ब करेगा उसके जगह पे वो देगा, और ये एब्जॉर्ब करेगा तो वो देगा, ठीक है। इमिट्स ऑलवेज अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर गिवन इन द कलर डायग्राम बिलो। एक कलर डायग्राम हम तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू तुम इस बात को आसानी से समझ पाओगे। जैसे मान लो
हमने एक डायग्राम यहाँ पे हम दे रहे हैं। क्या है ये डायग्राम, थोड़ा सा समझो तो ये हमारे रीजन्स हो गए, ये लाइट रेज के रीजन्स हो गए। तो रीजन्स में हम लोग ऐसे जानते हैं हमारा रीजन क्या है, सो विबजियोर हम जानते हैं क्या, तो ये हो गया क्या वी, अगर लेके चलो वी विबजियोर जी वाई, ये हो गया वी आई बी जी वाई ओ आर, विबजियोर हो गया। ठीक है, ये है, इसको याद रखेंगे। वी आई को एक साथ रख देंगे और इसके बाद हो गया जी वाई ओ आर, याद रहेगा बात। विबजियोर ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ऐसे कलर्स और भी डेविएट करते हैं, जैसे रेड होगा कहीं कहीं देखोगे तो वो एब्जॉर्ब करेगा, तो स्वाभाविक है ये 650 नैनोमीटर के आसपास का रेंज है, वेवलेंथ है। और विबजियोर जी भी, और ये जो इसका कम होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, यहाँ से इधर कम होते होते यहाँ 400 नैनोमीटर के आसपास पहुंच जाओगे। तो याद ये रखना है कि अगर येलो कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो ग्रीन कलर को इंपार्ट करेगा। अगर वो ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ब्लू कलर को इंपार्ट करेगा। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही हो गया। याद रखने के लिए एक बॉक्स बना के वी आई को एक साथ रख दोगे, जी वाई ओ आर, अब आमने सामने मिला दोगे। मतलब यहां ऐसे समझो, अगर कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ये एब्जॉर्ब कर रहा है और उसका कलर क्या होगा, सो समझो। अगर ये येलो एब्जॉर्ब कर रहा है, येलो के सामने कौन है, तो इसका कलर क्या होगा, वायलेट इंडिगो, ये होगा वायलेट इंडिगो कलर होगा उसका। समझ में आ रहा है बात। अगर ये हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उसका कलर क्या होगा, ब्लू कलर होगा। अगर वो ब्लू कलर के रेंज के लाइट को अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उसका कलर क्या होगा, ऑरेंज कलर होगा। मतलब हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो जस्ट इसी बात को हम दिमाग में रखेंगे। जैसे सिंपल समझो, अगर एक कॉपर +2 है तो स्वाभाविक है कॉपर +2 स्टेट में, मतलब ये ब्लू कलर है, तो ये ब्लू कलर दे रहा है। सिंपल समझो, अगर ये ब्लू कलर दे रहा है, ये कॉम्प्लेक्स जो है CuSO4, जैसे क्वेश्चन का दे CuSO4 5H2O, ये ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स जो अभी ऊपर बताए थे, एग्जाम्पल के लिए हम तुमको समझा रहे हैं कि अगर ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स है तो तुमसे पूछ दिया जाए कि ये कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्ब किया, वेवलेंथ ऑफ लाइट को, कौन से लाइट को ये एब्जॉर्ब किया होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट, कौन सा वेवलेंथ, विच वेवलेंथ ऑफ लाइट ये एब्जॉर्ब किया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हुआ, तो ब्लू को एब्जॉर्ब किया है, ब्लू को एब्जॉर्ब, सॉरी ब्लू कलर इंपार्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके सामने कौन है, ऑरेंज, तो ये कौन से कलर को, तो ऑरेंज कलर को ये एब्जॉर्ब किया होगा। बात सबको समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब हुआ ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो होंगे ये तुमको इस बात को एक्सप्लेन करने में मदद करने वाले हैं। तो ये बात भी हम आशा करते हैं कि हमको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और उसके एप्लीकेशन की बातें। ठीक है, एक बात यहाँ पे आता है, अब इनका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का लिमिटेशन क्या रहा, थोड़ा सा इस थ्योरी का हम लिमिटेशन ले लें। तो इस थ्योरी का लिमिटेशन अगर समझेंगे, इस थ्योरी का एक्चुअल में लिमिटेशन रहा क्या, तो देखो लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का लिमिटेशन थोड़ा सा हम समझें। तो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन देखो, ये शेप, मॉलिक्यूल के शेप, मॉलिक्यूल के कलर, मॉलिक्यूल के लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, उसके अलावा तुम्हारा क्या हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इन सारे के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे पाया। लेकिन इसका सबसे बड़ा इशू क्या था, वो इशू ये था कि ये पॉइंट चार्ज माना था, नहीं याद होगा, इसका एजम्पशन था। तो इसके अनुसार से अकॉर्डिंग टू CFT हमारे जो थे लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर किए गए। अब इसके कारण से क्या लिमिटेशन आया वो देखो। अगर पॉइंट चार्ज होगा तो पहला लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल के बीच में, मतलब लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल, बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल
बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल, सिंपल समझेंगे कि बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल, बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल क्या होगा, तो क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड, अगर पॉइंट चार्ज होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन, बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल नो कोवैलेंट बॉन्ड, नो कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट, कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट। अगर इसके अनुसार से चलेंगे, इसका मतलब ये हुआ दैट इज दिस CFT fail to explain existence of strong covalent bond between central metal and ligand, सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच के बॉन्ड को एक्सप्लेनेशन ये देने में कैपेबल नहीं रहा। जबकि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि ये अगर लिगेंड्स के अनुसार से चले, पॉइंट चार्ज अगर होंगे तो स्वाभाविक है हमारे क्या होंगे, चार्जेज में ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो अगर चार्जेज होंगे तो लिगेंड अगर चार्ज होंगे, लिगेंड मतलब चार्ज लिगेंड ऐसे कह सकते हो, इस थ्योरी के अनुसार से चले तो चार्ज लिगेंड्स क्या होने चाहिए, कॉजेज मोर रिपल्सन और मोर रिपल्सन कॉज करना चाहिए था, तो इसके कारण से इसको क्या होना चाहिए था, सो हेंस एनायनिक लिगेंड्स मस्ट बी क्या होना चाहिए था, तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने चाहिए थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने चाहिए थे। लेकिन हम जानते हैं, हम जब बात करेंगे बट अकॉर्डिंग टू हम कौन से वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बट अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर चले जाएं तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमको क्या बता रहा है, तो इसके अनुसार से एनायन जो हमारे होते हैं, एनायन सबसे इंड में आते हैं, मतलब एनायंस आर वीक फील्ड लिगेंड। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन जो है फील्ड लिगेंड्स, ये थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। तो बात सबको समझ में आ रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन नहीं था, और अगर चार्ज लिगेंड होंगे तो स्वाभाविक है हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा, और स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होने के कारण से वो हमारे क्या होंगे, इसके कारण से ये हमारे क्या होने चाहिए, तो ये हमारा जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, एनायनिक लिगेंड। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लास्ट में होता है। न्यूट्रल लिगेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है होते हुए भी वो हमारा क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा, ये गलत हो गया। तो स्वाभाविक है ये इसका इन लिमिटेशन को, दिस लिमिटेशंस इज ओवरकम्ड, दिस लिमिटेशन जो लिमिटेशन आया, लिमिटेशन इज ओवरकम्ड by the help of another theory। अगला थ्योरीज आया, अनदर थ्योरीज जो हमारे स्कोप के बाहर है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं थ्योरीज, हमको नहीं पढ़ना है ये थ्योरीज दैट इज लिगेंड फील्ड थ्योरी। थ्योरीज दो थ्योरी है, लिगेंड फील्ड थ्योरी LFT इसको बोलेंगे, लिगेंड फील्ड थ्योरी LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी। और दूसरा हमारा जो है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो दो थ्योरीज हमारे पास आए, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन इन ड्रॉबैक्स का एक्सप्लेनेशन जो था वो लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आगे आया, वो एक्सप्लेनेशन दिया। क्लियर है? तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है CFT, अब हम आशा करते हैं कि ये बात हमको समझ में आ गया होगा। CFT में अब हमको कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। क्लियर है बात? ये बात क्लियर हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी को बताने के लिए हम लोग कैसे एक्सप्लेनेशन लेंगे, तो सबसे पहला बात आता है फर्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी के लिए एक टर्म हम यूज करने वाला है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट।
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कॉम्प्लेक्स का एक्सप्लेनेशन, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, EAN, टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स Sidgwick gives the concept of effective atomic number. It can be defined as the resultant number of electron with the metal atom or ion after gaining electron from the donor atom of ligand, ये डिफिनेशन हम लोग देते हैं। बेसिकली इससे मतलब है हमको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे कैसे, वो गौर करो। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका सिंपल सा फंडा है, क्या सो देखो, सिंपल, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस ये हो गया 2 इंटू ये सीधा सा हो गया 2 इंटू डोनर साइट ऑफ द टोटल डोनर साइट ऑफ लिगेंड्स by which it coordinates the central atom, ठीक है। इस बात को तुम ऐसे मेंशन कर सकते हो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को क्या है सो देखो। तो हम एक एक लाइन में कह सकते हैं EAN इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, ये सेंट्रल मेटल हो गया, तो ये Z हो गया, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, और उसके बाद जो हो गया प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वही उसका क्या होगा, वो उसका टोटल डोनर साइट्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से इससे क्या फायदा होगा वो समझो। अब अगर हम EAN निकाल लेते हैं, EAN अगर जो होगा, EAN का जो वैल्यू है, ये जितना इनर्ट गैस के क्लोज होगा, क्लोज टू EAN, क्लोजर टू द एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस, जितना इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के क्लोजर होगा, इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो है उतनी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये बात सबको समझ में आ रहा है। इस बात को हम ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एग्जांपल के लिए हम K4, यही देखो K4 FeCN होल 6 है, इस कॉम्प्लेक्स को देखें, इसके स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन ले। तो ये +4 हो गया, इसके ऊपर -4 हो गया, इधर गया इसमें हो गया +4, सॉरी प्लस उधर गया +2 चार्ज हो गया, ठीक है। तो अब आयरन का यहाँ EAN निकालेंगे, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 26, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो -2 और प्लस, ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड है तो एक के कारण से कोऑर्डिनेशन नंबर 1, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, तो 6 इंटू ये टोटल हमारे पास हो गया 2 इंटू कितना हो जाएगा 6, तो 10 12 में से 2 घट गया, 10 प्लस 26 कितना हो जाएगा ये 36, और 36 मतलब ये क्या हो गया क्रिप्टन की तरह। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर हम जानते हैं, एटॉमिक नंबर जो क्रिप्टन का है वो 36 होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैच कर रहा है किसको, क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर को, इस कारण से ये कॉम्प्लेक्स हमारा जो है वो स्टेबल है। तो निकालने का तरीका हम समझ पा रहे हैं, EAN कैसे निकालेंगे, तो एक बात में दिमाग में बैठा लेना है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ
सेंट्रल मेटल, ठीक है। यहीं से निकाल के En निकाल लेंगे। En जितना इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के क्लोजर होगा उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये पहली बात समझ में आ गई। यही दूसरी बात आएगी, एक्सप्लेनेशन जो है स्टेबिलिटी का वो आता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट से। स्टेबिलिटी कांस्टेंट के थ्रू हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि जब कांस्टेंट इक्विलिब्रियम, जब ये जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो कॉम्प्लेक्स के समय इक्विलिब्रियम स्टेट को एग्जिस्ट करने के लिए, जैसे मेटल है, एक मेटल लिगेंड से मिला, वो क्या बना, Ml बना। हम इसको ऐसे समझा देते हैं, कोई मल्टी स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट K से डिनोट करते हैं अगर, तो सिंपल सा है, जितना ज्यादा, अब ये आया और स्टेप टू ये हमारे पास हो गया क्या, इधर है Ml प्लस L, क्या बना, Ml2 बना। Ml2 प्लस L क्या बना, Ml3 बना। फिर Ml3 प्लस L क्या बना, Ml4 बना। और ओवरऑल स्टेप, ये स्टेप 2 स्टेप 3 मान लो है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है, 4 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो ओवरऑल स्टेप अगर हम देखें, ओवरऑल स्टेप, तो ओवरऑल स्टेप क्या होगा, तो M प्लस 1 2 3 4, 4 लिगेंड अगर लिए तो क्या हो गया, Ml4 का फॉर्मेशन हुआ। ओवरऑल यही रिएक्शन आया। तो अगर हम इस रिएक्शन में चले, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इक्विलिब्रियम K3 है और K4 है। तो ओवरऑल ये रिएक्शन है, इसमें कॉम्प्लेक्स का ये जो आया K, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K है, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ये K स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो ये सिंपली हम लोग पढ़े हैं वहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम में कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है तो सारे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो मल्टीपल है वो ओवरऑल स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। ये तो हम समझ पा रहे हैं। तो कहता है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ग्रेटर द वैल्यू, दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी कांस्टेंट। कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट यही है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम जब एग्जिस्ट कर रहा होगा तब। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मतलब जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू होगा, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो दो बात, एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से और दूसरा स्टेबिलिटी कांस्टेंट के स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू जितना, मान लो 4 ऑप्शन दिया है, 4 को दिया है और 4 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है और कह दे कि बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका है, तो देख लेंगे जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है मतलब उतने स्टेप्स से मिलके वो प्रोड्यूस हुआ है और इसका मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है। तो दो बातें कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से स्टेबिलिटी देते हैं और एक इसके थ्रू हम लोग स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन यूज करते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। एक लास्ट पॉइंट तुम्हारे एनसीईआरटी में मिलेगा, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, मेटल कार्बोनाइल्स। तो मेटल कार्बोनाइल्स में क्या बॉन्डिंग का एक्सप्लेनेशन होगा, इसकी बात करें तो पहले तो हम ये समझे कि मेटल कार्बोनाइल्स क्या होता है। कार्बोनाइल्स, तो मेटल कार्बोनाइल्स इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मेटेलिक कंपाउंड, कंपाउंड that contains d block metal and carbon monoxide as ligands। ये एक तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और ये अगर if only कार्बोनाइल ग्रुप is attached with metal, then it is said to be homoleptic metal carbonyl, said to be homoleptic मेटल कार्बोनाइल। इसको हम होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनाइल बोलते हैं, क्लियर है बात। इसमें क्या होता है, यहाँ पे मेटल कार्बोनाइल्स, जैसे एग्जांपल के लिए तुम ले सकते हो कौन सा, तो
तो निकेल NiCO होल 4 था, ये हो गए हमारे निकेल। यही हमारा हो गया कौन सा, Fe कार्बोनाइल मेटल का CO होल 5 हो गया। यही हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे कोबाल्ट हो गया CO कोबाल्ट हो गया CO, या क्रोमियम ले लो, क्रोमियम CO होल 6 हो गए, कोबाल्ट ले सकते हो, ठीक है, Mn ले सकते हो। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, इस कॉम्प्लेक्स में मेटल कार्बोनाइल्स जो है वो बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल के साथ। तो कार्बोनाइल, एक बात याद रखेंगे कि कार्बोनाइल विथ सेंट्रल मेटल फॉर्म्स बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, दोनों सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा किसके बीच में, तो मेटल, ये कार्बन ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो हमारा बनने वाला है, सिग्मा बॉन्ड वो किसके बीच में बनेगा, तो बिटवीन कार्बन मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बन ऑफ CO एंड वैकेंट ऑर्बिटल, ये तो हम जानते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ठीक है, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जबकि पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा, अगर ये जो बॉन्ड है ये किसके बीच में, तो अगर डी ब्लॉक के पास d ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मेटल ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ मेटल विथ पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, याद होगा हम, और इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं, याद रखेंगे, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं, और इस इफेक्ट को सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लो मेटल है +N, तो मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स भी होंगे, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल d ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होंगे और वैकेंट ऑर्बिटल्स भी होंगे। जबकि ये वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं इसके पास, और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रखने वाले d ऑर्बिटल्स भी हैं, ठीक है। जैसे देखो आयरन ही ले लो, तो आयरन के पास क्या, ये आयरन का Fe+3 या कोई भी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, अनपेयर्ड भी होता है, वैकेंट भी होता है, बहुत सारे हैं। तो जो पेयर्ड वाले हैं वो जो भी वैकेंट वाले हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे लिगेंड के साथ, और जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर वाले हैं वो पाई बॉन्ड बनाएंगे कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, ठीक है। जबकि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, तो इसके पास जो ऑर्बिटल्स होंगे, तो इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके जो ऑर्बिटल्स हैं सिग्मा, और जो पाई ऑर्बिटल्स जो हो गए, मतलब एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स भी होंगे, खाली होंगे, और साथ में इसके पास पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इस पेयर्ड के साथ इसको कोऑर्डिनेट करेगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, समझ में आ रही बात। जबकि ये इसका जो वैकेंट, ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो खाली है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये बॉन्ड क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, और जो पाई बॉन्ड बनेगा ये हमारा क्या होगा, ये सिनर्जिक बॉन्ड होगा। और इस सिनर्जिक बॉन्ड के कारण से, ये सिनर्जिक बॉन्ड होने के कारण से मेटल कार्बोनाइल्स जो होंगे, मेटल कार्बोनाइल्स आर मोर स्टेबल। तो कोई पूछे व्हाई मेटल कार्बोनाइल्स आर मोर स्टेबल, तो ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्ड। अब जितने कार्बन मोनोऑक्साइड्स होंगे, और सेंट्रल मेटल के पास जितने, कोई पूछ दे कि किसी भी मेटल कार्बोनाइल में कितने सिनर्जिक बॉन्ड बने, तो अंडरस्टूड है, तुमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है सेंट्रल मेटल का, और उसमें देख लेना है कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके बाद जो हमारा जो सेंट्रल मेटल है उसके पास जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कितना है, और जितने भी इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको कोऑर्डिनेट करेंगे,
तो डी ब्लॉक एलिमेंट अपना डी से उसको कोऑर्डिनेट करेगा तो वो पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा तो ये सिग्मा बॉन्ड का, क्योंकि एक बार तो पहले ये देगा और ये देगा तो पहले तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, अब उसके बाद जो भी बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड। तो पहले ये बॉन्ड बना लिया और स्टेबल करने के लिए इसके ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, और इसके कारण से क्या होगा, यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सो मेटल कार्बोनाइल का फॉर्मेशन होगा। ये बात सबको समझ में आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम आशा करते हैं कि अगर इतना बात हम समझ के चलते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में के लिए ये मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर फिनिश होता है। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे तो इनऑर्गेनिक के अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।